हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जो स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन टेबल शुगर इज, सामान्य टेबल चीनी है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। बी पे टिक लगा दो। सुक्रोज इज द राइट ऑप्शन। सुक्रोज जो कि आप मीठे के रूप में खाते हो। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा भरपूर पाई जाती है। चीनी, गुड़, ये सब सुक्रोज ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द शुगर डेट येल्ड ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस इज। चीनी जो हाइड्रोलाइसिस पर केवल ग्लूकोज देती है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये जो तुम्हारा लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज ध्यान देना, लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। और जो ये माल्टोज होता है ये ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। अब क्वेश्चन क्या है, चीनी जो हाइड्रोलिसिस पर केवल ग्लूकोज देती है और वो है हमारा माल्टोज। ये ध्यान देना कौन सा है, माल्टोज। जो तीनों पॉइंट मैंने बताए हैं वो याद कर लो, कभी भी एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन एक अनपचाई कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज को छोड़कर सभी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अपचाई होते हैं। ये बात ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ राइट ऑप्शन सुक्रोज है। सुक्रोज जो होता है ना वो एक अनपचाई शर्करा होती है। सुक्रोज शर्करा है पर कौन सी, अनपचाई शर्करा। शर्करा को आप 2 भागों में डिवाइड करते हो, एक अपचाई शर्करा और एक अनपचाई शर्करा। तो अनपचाई शर्करा कौन सी है, शुगर है, क्योंकि ये टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचायित नहीं करता। ये क्वालिटी है, इसके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, एमाइलेज पॉलीसेकेराइड है और इन्यूलिन पॉलीसेकेराइड है। बट जो यहाँ पे बी नंबर देख रहे हो ना सुक्रोज, ये जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये डाइसेकेराइड होता है। ये ध्यान देना क्योंकि जल अपघटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु देता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में n अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि लाखों के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताएगा। एपीमर विन्यास में भिन्न होता है। C2 जो होता है ना वो भिन्न होता है। 5 में का बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार प्यार के साथ पढ़ो। ग्लाइसिन का जलीय विलयन किसके बनने के कारण उदासीन होता है। ग्लाइसिन का जलीय विलयन किसके बनने के कारण उदासीन होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कार्बो एनायन, जिबिटर आयन, कार्बोनियम आयन या फ्री रेडिकल्स। अरे है क्वेश्चन दमदार है। वी पे टिक लगाओ, जिबिटर आयन, क्योंकि ग्लाइसिन जो है ना वो एमिनो एसिड होता है ना। चलिए कौन सा आवश्यक या अनावश्यक ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइड्रोलिसिस पर प्रोटीन देते हैं। जब भी आप प्रोटीन का जल अपघटन करवाते हो तो वो आपको क्या देगा, हमेशा एमिनो एसिड देगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो एसिड होता है। 100 से अधिक एमिनो एसिड जब संयुक्त होते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना। तो जल अपघटन पर भी क्या देगा, हाइड्रोलाइसिस देगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक आयन परिणाम देता है जब ग्लाइसिन को सांद्र HCl के साथ मिलाया जाता है। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक आयंस रिजल्ट व्हेन ग्लाइसिन इज ट्रीटेड विद कंसेंट्रेटेड HCl। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ। ये NH3+ बनेगा और CH2COOH बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH एट विच एन एमिनो एसिड हैज़। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर वह pH है जिस पर एमिनो अम्ल होता है। द्विध्रुवीय आयन, कैटायन, एनायन, इनमें से कोई नहीं। डाइपोल आयन ये शो करता है जिसको बोलते हो आप जिबिटर आयन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सेंगर अभिकर्मक है। उस सेंगर अभिकर्मक हमेशा 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है,
डाई नाइट्रोफ्लोरोवेंजिन होता है, 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोवेंजिन। ये क्या, सेंगर अभिकर्मक है। सेंगर अभिकर्मक हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर किसी अदर स्टेट की हो, आता ज़रूर है ये सेंगर अभिकर्मक। बेटा छोड़ना मत, जिनके भी MCQ वाइज पेपर होने वाले हैं पक्का फंसेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड अप फॉर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन क्या है? बैकबोन किस चीज़ को बैकबोन कहते हो आप? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वो कहते हो आप शुगर फास्फेट को। शुगर फास्फेट जो होती है ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन होती है। ठीक है, कौन सी? शुगर फास्फेट। तो 11 का डी पे आप टिक लगा दो। चलिए 12वां देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। RNA एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, वेरी गुड, जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, यही है ना। अरे टोटल 75 क्वेश्चन है, अभी हुए, देखो अभी हुए, बस चुटकियों में कर देता हूँ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस DNA में मौजूद नहीं है। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या बात है, ये हर साल एग्जाम पेपर में फंसा हुआ मिलता है। यूरेसिल जो होता है ना, वो RNA में होता है बेटा, DNA में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4 होते हैं। एक तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। आपको पता है A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। C और G के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए यार, BSc में है आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में कौन सा पीरीमिडीन बेस नहीं है? पीरीमिडीन, तो प्यूरिन भी 2 होते हैं, पीरीमिडीन भी 2 होते हैं। तो पीरीमिडीन जो होता है ना, वो एक तो तुम्हारा DNA में एक एडेनिन होता है, एक तो तुम्हारा होता है साइटोसिन, और एक होता है थाइमिन DNA में, और थाइमिन की जगह RNA में यूरेसिल होता है। तो देखो साइटोसिन भी पीरीमिडीन है, थाइमिन भी पीरीमिडीन है, यूरेसिल भी पीरीमिडीन है। जो ये तुम ग्वानिन देख रहे हो, ये जो होता है प्यूरिन होता है ना। डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। एक एमिनो अम्ल को संश्लेषित करने के लिए एक कोडोन में कितने बेस मौजूद होने चाहिए? तो कोडन कितने का होता है? 3 का होता है। ये भी आपको पता है, होता है नहीं होता? ये बताओ, होता है नहीं होता? तो बी पे आप टिक लगा दो 3। कोडॉन त्रिक होता है, डबलेट नहीं होता, सिंगलेट नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा आप 20 एमिनो एसिड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 64 कोडॉन्स बनते हैं और 20 एमिनो एसिड को बड़ी आसानी से कंट्रोल आप कर सकते हो। अरे यार क्या यार तुम यार इतने बड़े इंटेलिजेंट पर्सन हो। द सबस्ट्रेट वाइंड ऑफ द एक्टिव साइड्स ऑफ द एंजाइम, यानी कि ऑफ द एंजाइम थ्रोट। सबस्ट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइडों के माध्यम से बनते हैं। सक्रिय साइडों, सबस्ट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइटों के माध्यम से बंधते हैं। कौन बंधते हैं? बंधते हैं, बात सही है। यानी कि सब के सब, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल इंटरेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन दमदार है। हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक समूह है हमेशा हीमर आयन। ये हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक समूह होता है। कोबाल्ट, पॉलिएस्टर ये सभी नहीं होते, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, टिका पड़ा होता है आयरन। 17 का ए पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। सिनयान्स आमतौर पर होते हैं। सिनयान्स आमतौर पर होते हैं, क्या लग रहा है? सिनयान्स आमतौर पर होते हैं, कैटायंस भी होते हैं, एनाइंस भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और ऑल ऑफ दिस, सब पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पैरासीटामोल इज एन, पैरासीटामोल क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटी डायबिटिक है, एंटीपायरेटिक है या एंटीवायरल है? तो पैरासीटामोल जो है वो है, और जो है वो नहीं है। जो होना चाहिए था वो भी होना चाहिए था। ए पे टिक लगा दो, एंटीपायरेटिक होता है। कौन? पैरासीटामोल। खाया आप लोगों ने? अरे यार बुखार में सब लोग खाते हैं, दर्द में सब लोग खाते हैं। चलिए 20 देखते हैं। रिसेप्टर्स वाइंड टू, रिसेप्टर बांधते हैं, किसको बांधते हैं? यहाँ पे सी नंबर राइट होना चाहिए इसका। ठीक है, ए और बी को बांधते हैं वही, यानी कि एक्सोजीनियस लिगेंड्स को भी बांधते हैं ये, और एंडोजीनियस लिगैंड को भी बांधते हैं। दोनों को बांध के रखते हैं। ले जा बेटे, कहाँ जाएगा। चलिए 21 देखते हैं। क्रिस्टल को वर्गीकृत किया जाता है, क्रिस्टल को वर्गीकृत किया जाता है। ए पे टिक लगा दो, 7 सिस्टम्स में। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। और याद है आपको 7 सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सीटी और हसमत, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल भी होता है सीटी, और ऑर्थोरोम्बिक, सीटी और हेक्सागोनल। तो इस टाइप से मोनोक्लोनिक, ट्राइक्लोनिक, रोम्बोहेड्रल, ये सब चीज़ें जो है ना 7 टाइप के होते हैं। और ब्रेविस जालक जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं 14 प्रकार के। ये पेपर में बहुत बार बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में।
22 देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन क्रिस्टल। देखो क्वेश्चन आ गया, क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? आप बोलोगे सर 14 होती है, और अधिकांश बच्चे ना 230 मार्क आएंगे जिनको पता नहीं होगा, लेकिन कितनी होती है? 14 होती है। 23 देखते हैं, एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण में n प्रतिनिधित्व करता है परावर्तन की कोटि, आवोगाद्रो संख्या कभी नहीं करता, क्वांटम संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, प्रतिबिंब का कहाँ, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। परावर्तन की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ब्रेग एक्वेशन है। ये क्वेश्चन सर्वहारी है, हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। आप देख लेना, जब भी आपकी केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर होगा ये पूछा जाएगा। और अभी तक सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम पेपर ज़्यादा हुए नहीं है, किसी एक आधा यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसके हो गए हैं, वरना लगभग किसी के नहीं हुए हैं, चल रहे हैं। ब्रेग समीकरण है यानी कि एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, सी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए न्यूट्रल विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? स्टार्च जो है प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, सिल्क क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, ओप्रोस सभी। तो 25 का आपके डिसीजन से मैं लगा दूं डी पे, हाँ, ऑल ऑफ दिस इज अ राइट ऑप्शन, है ना, ये सब प्राकृतिक बहुलक होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोपोलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुलक है? कोपोलीमर है, कोपोलीमर है, मिला दिया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुलक है? तो सह बहुलक जो है निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुलक है? आप सी पे टिक लगाएं, SBR जो होता है ना, ये सह बहुलक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर। निम्नलिखित में से बेकेलाइट, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है बेकेलाइट। 27 का सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। बेकेलाइट देखा आप लोगों ने? कहोगे यार सर हमने बेकेलाइट नहीं देखा। अच्छा, जो लोग गेहूँ धान काटने के लिए दरांत का इस्तेमाल करते हैं, तो दरांत सबने देखा, सबने पकड़ा है हाथ में, तो दरांत का हैंडल होता है वो या तो लकड़ी का मिलेगा तुम्हें या एक कठोर प्लास्टिक का मिलेगा। वो जो कठोर प्लास्टिक होती है ना हैंडल पे लगी हुई, वो ये बेकेलाइट होता है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, कुकर में खाना सबने पकाया होगा, ठीक है। कुकर का हैंडल जो होते हैं उन पर जो काला काला पदार्थ लगा हुआ होता है ना हैंडल पे और बॉडी पे, जो हत्था होता है उसका, वो भी बेकेलाइट होता है। समझ गए इस चीज़ को? और एक एग्जांपल दूं जो तुमने रियल लाइफ में बेकेलाइट यूज़ करा। अरे यार तुमसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, बस नॉलेज छिपाए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर आ गया भैया। बेकेलाइट ही क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एक बार गर्म करके अगर आपने पिघला दिया तो ये चूरा चूरा बन जाता है, चूरा चूरा, बुरा बुरा नहीं, चूरा चूरा। तो बेकेलाइट इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, निम्नलिखित में से किसे बहुलक विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्या पूछ लिया? अरे क्या पूछ लिया ये? हरमन स्टेनडिजर, या इंग्लिश में क्या हुआ, स्टेनडिजर, ठीक है। तो हरमन स्टेनडिजर को हम क्या बोलते हैं? ये पॉलीमर का जनक माना जाता है, बहुलक विज्ञान का जनक माना जाता है। देख लो कहाँ तक नाम फैला दिया इन्होंने अपना। पॉलीफास्फोजेंस अकार्बनिक पॉलीमर होते हैं जिनमें वैकल्पिक रूप से फास्फोरस और होते हैं। फास्फोरस के साथ में कौन सा दूसरा एटम होता है फास्फोजेंस में? तो बेटा फास्फोजेंस है, जल्दी बताओ। बी पे टिक लगा दो, नाइट्रोजन एटम और प्रेजेंट होता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? NPCl2 का होल एन होता है, नॉर्मल फार्मूला फास्फोजेंस का। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कभी भी फार्मूला पूछ लेता है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। DDU का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये वाला है, 2023 या 24 वाला। अधिकांश साइक्लो अबे सब मिला दिया, ट्राईफॉस्फोजीन, ठीक है, गलत लिखा हुआ ना, साइक्लो इतना लंबा नाम पड़ ट्राईफॉस्फोजेंस में है अधिकांश, ठीक है। साइक्लो ट्राईफॉस्फोफेजीन्स में है। क्या चीज़ है? क्या है? क्वेश्चन ही अजीब है यार, इतना बड़ा नाम दे दिया इन लोगों ने, बच्चा भी क्या करे। तो क्या है भैया? ये ए पे टिक लगा दो, तलीय संरचना है। हटाओ इसे, आगे बढ़ाओ, हटा चलो। 32 देखो जरा, जुपिटर आयन संरचना पाई जाती है एमिनो एसिड में पाई जाती है। जुपिटर आयन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एमिनो एसिड। 33 देखो जरा, विच पॉलीमर इज़ यूज इन ए मेकिंग कंटेंट लेंसेज, यानी कि कंटेंट लेंस बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो वो हैं भाई साहब हमारे ये वाले सिलिकॉन बहुलक। सिलिकॉन देखा आपने? अरे सिलिकॉन बहुलक जो होते हैं वो देखें। अबे आपका जो कवर होता है ना, जो मुलायम वाला कवर होता है, आपका नहीं, आपकी बॉडी पे नहीं, ये जो मोबाइल का कवर होता है ना मुलायम वाला,
जो कि महीने, 6 महीने, 1 साल में पीला पड़ जाता। अबे ये सब सिलिकॉन के तो बने हुए होते हैं मेरे दोस्तों, सब देखे हैं आपने ये सब। 33 का सी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो होते हैं ना, क्रोमोफोर जो होते हैं, एक तो होता है ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर जो है रंग प्रदान करते हैं। ये ध्यान देना, क्या करते हैं क्रोमोफोर, रंग प्रदान करते हैं। और जो ये रंग प्रदान करने वाला जो ग्रुप है ना, समूह है, वो ये नाइट्रो है, ठीक है, ये रंग प्रदान करता है, ठीक है। एक होते हैं ऑक्सोक्रोम जो कि रंग को बढ़ाते हैं, जैसे पीला है, पीले को और गहरा करना है तो ऑक्सोक्रोम मिला दो, है ना। 35 देखो, विच डाई बिकम लिंक्ड टू द फाइबर बाई केमिकल रिएक्शन। कौन सा रंजक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रेशों से जुड़ जाते हैं। है अम्ल रंजक, फैलने वाले रंजक, इनमें से कोई नहीं है प्रत्यक्ष रंजक। कौन से रंजक हैं ऐसे, हैं बहुत बढ़िया रंजक हैं, यहाँ पे लगा दो, इनमें से कोई नहीं है ऐसा रंजक, ठीक है। वैसा होना चाहिए था लेकिन डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, है ही नहीं कोई भी यार, तो क्या करूँ मैं भी, तुम बताओ। चलो यार ये करो सर आप भी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सोक्रोम है। तो सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड हो, ये क्रोमोफोर है। NO2 भी क्रोमोफोर है, N2 भी क्रोमोफोर है, पर जो OH है ये ऑक्सोक्रोम है जो रंग को बढ़ाता है हमेशा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, मेलाकाइन ग्रीन किसके संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मेलाकाइन ग्रीन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेलाकाइट ग्रीन किसके संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है वेंजल्डिहाइड और डाइमेथिल एनिलीन द्वारा, ठीक है। ये उसके एक लग होते हैं। चलिए 31 देखते हैं, इंक्रीज्ड कंजुगेशन इन क्रोमोफोर। क्रोमोफोर में संयुग्मन की वृद्धि है। देखो क्रोमोफोर आ गया, संयुग्मन की वृद्धि है, रंग हल्का करता है, रंग गहरा करता है, अपशोषण को कम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से 38 का राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन सबसे बड़ा है वही होना चाहिए। कौन सा लग रहा है आपको, बी पे आप टिक लगा दो, रंग गहरा करता है, ठीक है। क्रोमोफोर क्या करता है, रंग गहरा करता है। चलिए अगला देखते हैं 39 देखो, ए मोल्डेंट इन इज़ ए सब्सटेंस विच। माल्डेंट वह पदार्थ है जो, माल्डेंट जो होता है वह पदार्थ है जो, ए पे टिक लगा दो, कपड़े पर डाई को लगाता है, ठीक है, ओके। 40 देखते हैं, एक घनीय क्रिस्टल में डॉट 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 यानी कि फिल इन द ब्लैंक है, सममिति के 3 तह वाले अक्ष होते हैं। सममिति के 3 तह वाले, एक घनीय क्रिस्टल में सममिति के 3 तह वाले अक्ष होते हैं, यानी कि एक क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्या है, 3, इसमें लिखा हुआ है 3 तह वाले अक्ष होते हैं। अब इसमें और क्या पूछ रहा है, सी पे टी लगा दो, 4 होते हैं, 4, हाँ 4 होते हैं। चलो ओरिजिन आप पॉइंट को भी जोड़ सकते हो। 41 देखो, सभी शर्करा में सबसे मीठी शर्करा है, फ्रक्टोज का नाम सुने हैं। 41 का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा भाई, 41 का सी पे आप टिक लगा दो, फ्रक्टोज। 42 देखते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है, यानी कि एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये हमेशा क्रियात्मक आइसोमर होते हैं क्योंकि इनके बस समूह में अंतर होता है, बाकी सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शनल आइसोमर आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। 42 का बी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, निम्न में कौन डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पे सुक्रोज जो है ना वो एक डाइसेक्राइड है। बड़े इजी क्वेश्चन लिए हैं यार, आराम से कवर कर लोगे। निम्न में कौन सा यौगिक परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा। सुक्रोज ढूंढ लो कहाँ पर है इसमें। सुक्रोज की भी अपनी एक कहानी है, क्योंकि यार ये कंपाउंड ही थोड़ा अजीब है, जो करना चाहिए था वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए था वो करता, और इतना फेमस कंपाउंड है सुक्रोज, इसलिए तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है प्रतीपन, इन्वर्सन कहलाता है, इन्वर्सन, ठीक है, प्रतीपन कहलाता है, याद कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है, इन्वर्सन यानी कि प्रतीपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, प्रतीप शर्करा है, इनवर्ट शुगर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समान आणविक मिश्रण, ठीक है, या फिर ग्लूकोज और सुक्रोज का मिश्रण, नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, ये ध्यान देना, क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो 46 का भी वी पे टिक लगा दो आप, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समान आणविक मिश्रण। 47 देखते हैं, ग्लूकोज के ताज़ा बने विलयन में ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं, ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं म्यूटे रोटेशन। 47 का भी वी नंबर ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, म्यूटे रोटेशन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कैन शुगर जल अपघटन पर देता है। तो मैंने क्या बताया, जो सुक्रोज होता है वो जल अपघटन पर एक अणु ग्लूकोज का एक अणु फ्रक्टोज का देता है, यानी ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टार्च बहुलक है, स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का नहीं, ग्लूकोज का बहुलक होता है, ठीक है। जब भी आप स्टार्च का जल अपघटन करवाओगे तो ग्लूकोज के एन अणु आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च होता है बेटा? लो, दालों में कितने प्रतिशत क्या होता है? स्टार्च होता है। बी पे आप टिक लगा दो। 40% जो होता है ना वो दालों में स्टार्च होता है। 52 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का अंग नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो जो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये अंग नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड है। तो दूध में जो डाइसेक्राइड पाया जाता है वो हमेशा लैक्टोस पाया जाता है, और केसिन जो होती है वो शर्करा पाई जाती है। ये ध्यान देना, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछा दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आप बोलोगे सर केसिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अनाजों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? भाई बहुत ज़्यादा अनाज है यार वो। अगर देखो रोटी खाने के बाद आपको 4 से 5 घंटे बाद भूख लगती है। आप कुछ भी चीज़ खा लो, आधा घंटा 1 घंटे में आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब रोटी खा लोगे ना आप, तो कई घंटे तक उसकी एनर्जी आपकी, यानी कि कई घंटे तक वो लगातार आपकी बॉडी को एनर्जी देता रहेगा। समझिए, खाना जो होता है जैसा बोलते हो रोटी आप, तो बहुत टाइम तक आपको एनर्जी देती है, मतलब स्टार्च की मात्रा वहाँ में भरपूर होती है। तो 54 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, 70%। समझ गए अभी इस चीज़ को? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ये तो कम पाई जाती है, 60, 70, 80 नहीं पाया जाता। फ्रक्टोज पाया जाता है 80 के आसपास। यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, इनमें से कोई नहीं, कोई मात्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक एक अणु। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में प्रत्येक का एक अणु बनता है। ठीक है, 57 देखते हैं, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है? तो जो तुम देख रहे हो ना, ये सुक्रोज भी मोनोसेक्राइड नहीं है, जो ग्लैक्टोज है ये मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, बाकी सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों के तीनों डाइसेक्राइड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में कौन कीटो हेक्सोज है? कीटो मतलब जिनमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप पाया जाता है तो वो कीटोज बन जाता है, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो वो एल्डी हेक्सोज बन जाता है। तो यहाँ पर फ्रक्टोज पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। 59 देखते हैं, सुक्रोज है। सुक्रोज एक अनापचायी शर्करा है, ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछ लिया गया है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, फ्रक्टोज भी, सुक्रोज भी और स्टार्च भी। अरे तो यार इसमें सारे के सारे ऑप्शन तो शर्करा वाले हैं। हाँ, शर्करा नहीं है, स्टार्च को छोड़ दो। स्टार्च जो है ना वो अशर्करा होता है, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा होते हैं। ठीक है, और जो अशर्करा होता है वो स्टार्च होता है, जो स्वाद में मीठा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61, निम्न में कौन सा परीक्षण कार्बोहाइड्रेट देता है? वायुरेट परीक्षण, मोलिस परीक्षण, जेंथोप्रोटिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो 7 परीक्षण होते हैं हर चीज़ को पहचानने के लिए। तो इसके लिए एक स्पेशल परीक्षण किया जाता है, और वो क्या था? मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण द्वारा प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का पता लगाया जाता है। आप भी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, अपेक्षिक मधुरता 32 होती है। अपेक्षिक मधुरता 32 किस चीज़ की होती है? यानी कि ए और बी दोनों की, माल्टोज की भी और ग्लैक्टोज दोनों की अपेक्षिक मधुरता 32 होती है। रक्त शर्करा है यार, रक्त में जो शर्करा घुलती है वो ग्लूकोज घुलती है। आप बी पे टिक लगा दो, बेझिझक। ठीक है, लगा दो। अरे जंजा यार, तुम डरो यार, तुम जिम करो। निम्न में कौन सी शर्करा फेलिक विलयन से क्रिया नहीं करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग शुगर्स डजंट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन? तो सुक्रोज एक अनापचायी शर्करा है जो फेलिंग और टोलन विलयन से क्रिया कभी भी नहीं करता है। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्न में कौन सी शर्करा पेंटोज है? तो एरेविनोज जो है ना वो पेंटोज है। देखो ग्लूकोज में भी कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है, फ्रक्टोज में भी 6 होती है, ग्लैक्टोज में भी 6 होती है, भाई भाई हैं आपस में। और बी पे आप टिक लगा दो, एरेविनोज इज द राइट ऑप्शन, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है। 66 देखते हैं, माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। अगर आप माल्टोज का जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज के 2 अणु मिलेंगे आपको, तो केवल ग्लूकोज मिलता है 66 का। आप ए पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रक्टोज में असम्मित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो फ्रक्टोज जो होता है उसमें असम्मित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 होती है यार, कार्बन कार्बन कार्बन, बाकी CO आ गया, ऊपर जो है CH2OH आ गया, नीचे CH2OH। 3 कार्बन की परमाणु की संख्या असम्मित होती है ना, तो ये 3 हो गए। बाकी ग्लूकोज में 4 होती है। असम्मित कार्बन परमाणु की संख्या ग्लूकोज में 4 होती है। ठीक है, बाकी फ्रक्टोज में 3 होती है। 68, संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? सेलुलोज का नाम सुनो आप, क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है,
जो ये सेलुलोज होता है ना, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है सेलुलोज। मनुष्य में बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा? बाल हो, खुर हो, नाखून हो, अजीब पक्षियों के पंख हो, चाहे तुम्हारे भी पंख हो, हैं तुम्हारे सींग ना है, अरे ना यार। तो मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बाल, खुर वगैरह, पंख वगैरह, इन सब में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि नाखूनों में भी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पॉलीथीन उदाहरण है। पॉलीथीन किस चीज़ का उदाहरण है? तो आप डी पे टिक लगा दो। पॉलीथीन जो है ना, बहुलक का उदाहरण है। पॉलीएथिलीन के जब अनेक अणुओं को, यानी कि एन अणुओं को गर्म करते हो तो पॉलीथीन बनता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। द रीजन यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज। तो ए पे आप टिक लगा दो। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। डीएनए की हेलिकल संरचना में होता है बाएं और हेलिक्स, दाएं और हेलिक्स। ए पे टिक लगा दो। 72 का ए नंबर लगा दो, क्योंकि दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं ये, तो 72 का ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है। डीएनए की डबल हेलिकल संरचनाएं स्थायी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। कोई नहीं, बस हाइड्रोजन बॉन्ड ठोक दो। ए पे आप टिक लगा दो। 73 का ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एमिनो अम्ल विलेय है। एमिनो अम्ल किस चीज़ में विलेय है? यह दमदार क्वेश्चन है भाई, वो जल में विलेय है। एमिनो अम्ल जल में घुल जाता है? हाँ यार, जल में घुल जाता है। सच में घुल जाता है? अरे सच में घुल जाता है यार। 75 देखो। एमिनो अम्ल संरचना यूनिट है बसा की, प्रोटीन की। सी पे टिक लगा दो। प्रोटीन की आधारभूत इकाई कौन होती है? एमिनो एसिड होती है। तो टोटल 75 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में लिए हैं, और आपको भी यही क्वेश्चन बड़े प्यार के साथ अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।